एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का आज अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए अलीगढ़ से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बता दें, लखनऊ में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया था। अतरौली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कल्याण सिंह को बाबूजी कह के संबोधित करते हुए बताया, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस दिन मेरी बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह से बात हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। बाबूजी का पूरा जीवन यूपी के विकास व गरीबों के लिए समर्पित रहा। देश को बेहतर गति एवं दिशा दी, प्रदेश का विकास किया। आगे गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने अपने कार्यों की गहरी छाप छोड़ी है। बाबूजी के जाने से भाजपा में जो रिक्तता आई है उसकी लंबे समय तक भरपाई नहीं हो सकती। बाबूजी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनको उनके उम्र के साथ साथ युवाओं का भी साथ मिला। वो हमेशा भाजपा के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। गौरतलब है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अतरौली के एनेक्सी भवन में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी है। भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। इतना ही नहीं, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर में कमेटी ने बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की विशेष सलाह भी दी है। विशेषज्ञों की कमेटी के अनुसार तीसरी लहर बच्चों व युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि तीसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे व युवा कोरोना से संक्रमित होंगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बच्चों के बीच प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की सलाह दी गई है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित 10 दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा, पीएम ने सभी बातों को ध्यान से सुना, उम्मीद है वो फैसला लेंगे। हमारी मांग को उन्होंने सुना है, इस पर मना नहीं किया है। जातीय जनगणना को लेकर कई समय से विवाद चल रहा था। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, हम सभी 10 पार्टियों के 11 नेता आज पीएम मोदी से मिले। बिहार के नेता इस पर एक राय हैं। सभी लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी। वहीं विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अगर कोई काम राष्ट्रहित में है और बिहार की 10 पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं, इससे देश के गरीब या यूं कहें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ होगा। भारत में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके बाद दिल्ली समेत अन्य राज्यों में जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बड़ौत, नरोरा, पहासू, गभाना, दौराला, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलाखवा, हापुड़, सिकंदराबाद के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की आशंका है। पूर्वोत्तर राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधि तेज होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के साथ बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत, हरिद्वार के पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक बच्ची सिंह राघव को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
2022 के चुनाव को देखते हुए सरकार को विपक्ष द्वारा घेरा जाएगा। वहीं विभिन्न मुद्दों पर हंगामा होने की आशंका भी है। सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की पूर्ण रणनीति बनाई है, मगर पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के तौर पर ये पहला सत्र है। देवस्थानम बोर्ड, कोविड जांच, फर्जीवाड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सरकार से सवाल किए जाएंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए विभिन्न राज्यों में लगी पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है। कई राज्यों में कम होते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु और मिजोरम की राज्य सरकारों ने एक बार फिर जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद सरकारों द्वारा किसी हद तक नियमों में ढील दी है। हरियाणा सरकार ने रेस्टोरेंट, बार, मॉल, क्लब हाउस और दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 23 अगस्त सुबह 5 बजे से 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया है, लेकिन राज्य में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल फिर से खोलने पर फैसला 15 सितंबर के बाद किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,072 मामले सामने आए और 389 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 44,157 लोगों ने महामारी को मात दी है। वहीं 7.95 लाख लोगों का टीकाकरण पिछले 24 घंटों में किया गया। एक्टिव केसेस की संख्या 3.33 लाख है। अब तक 3.24 करोड़ लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4.34 लाख लोगों की महामारी से जान जा चुकी है और 3.16 करोड़ लोग महामारी को हराकर अपने घर जा चुके हैं। भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत 58.14 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। नापाक पाकिस्तान भारत में घुसने के विफल प्रयासों से बौखला गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है। वहीं आज एक बार फिर जम्मू संभाग के अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखा गया। ड्रोन की सूचना मिलने पर पुलिस और बीएसएफ की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि तलाशी अभियान में अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में सैनिकों को आसमान में लाल और पीली रोशनी देखी गई, जिसको निशाना बनाते हुए सैनिकों ने 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और विशेषकर इसी साल फरवरी महीने में हुए सीज फायर समझौते के बाद से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद कई देश अफगानिस्तान के नागरिकों को शरण दे रहे हैं। वहीं अफगान नागरिकों को शरण देने के लिए अफगानों सहित सैकड़ों लोगों ने पेरिस की सड़कों पर रैली की और सरकार से मानवीय गलियारे खोलने का आग्रह किया, ताकि आसानी से सभी लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल सकें। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेरिस में स्थित डे ला रिपब्लिक में लगभग 300 प्रदर्शनकारियों ने अफगान नागरिकों को शरण न देने का विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारी के हाथों में प्ले कार्ड और बैनर देखा गया, जिसमें लिखा था, अब पलायन करो, हमारे परिवार को बचाओ और अफगान जीवन मायने रखता है। एसोसिएशन चिल्ड्रन ऑफ अफगानिस्तान एंड एल्सवेयर की प्रमुख रेजा जाफरी ने प्रदर्शनकारियों से कहा, इस मानवीय संकट के समय में हमें एकजुट होना चाहिए। मानवीय तबाही सामने है, हमें इसे रोकना चाहिए। मानवीय गलियारों को खोलना चाहिए ताकि जो अपना देश छोड़ना चाहते हैं वो निकल सकें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण के बाद पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए बढ़े तालिबानियों पर घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने हमला कर दिया, जिसमें 300 तालिबानियों के मारे जाने की खबर सामने आई है।
इस हमले से तालिबान को करारा झटका लगा है। इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय विद्रोही बलों ने 3 जिलों को भी तालिबान के नियंत्रण से वापस ले लिया है। हालांकि आतंकी संगठन ने इस खबर से इनकार किया है और इस बात का दावा किया है कि उसने पंजशीर के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया है। फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों के नापाक इरादों पर पानी फिर गया है। पूर्व पुलिस प्रमुख असदुल्ला ने कहा, तालिबान से 3 जिलों को मुक्त करा लिया गया है और अब हम खिंजान जिले की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही बगलान प्रांत से भी तालिबान को निकाल देंगे।